हेलो गाइस, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आइए आज एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य के बाद का काल। इसके पहले हमने पढ़ लिया है मौर्य काल में, ठीक है। मौर्य काल में सभी वंश को देख लिया है और सभी वंश में से सिर्फ 3 बहुत इंपॉर्टेंट थे मौर्य काल में। कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उनका पुत्र बिंदुसार, उनका पुत्र अशोक, और सबसे लास्ट में मौर्य वंश का जो शासक था बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। और शुंग वंश मौर्य वंश के बाद का वंश है, इसीलिए इसे मौर्योत्तर काल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। मौर्य के बाद का काल या समय, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके पहले थोड़ी सी स्टोरी समझ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। हमने ट्रिक बताया था, हसिन मशुक, सा, हा से हर्यक वंश, और सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, मशुक, सु से शुंग वंश। देखिए मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, ठीक है, मशुक, कण्व वंश और सातवाहन वंश। आज हमको इन 3 वंशों के बारे में पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं। मौर्योत्तर काल। जब तक मौर्य काल था तब तक मगध महाजनपद में एक अखंड राज्य चल रहा था, ठीक है। मौर्य काल के समाप्ति के बाद या मौर्य काल के अंत के बाद जो मगध महाजनपद था, जो अखंड राज्य था, वो छिन्न भिन्न होने लगा, ठीक। कई छोटे छोटे राजा बन गए। कई दक्षिण भारत में देखें तो कई छोटे छोटे सामंत बन गए, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से बहुत सारे आक्रमणकारियों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया। आइए देखते हैं इसके विषय में। मौर्योत्तर काल, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर किया है। मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, मौर्य के बाद का काल। मौर्य काल का जो लास्ट या अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। मौर्य काल का अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ इतना महत्वपूर्ण शासक नहीं था, ठीक है। तो जो बृहद्रथ था उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। इसलिए शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, और मगध पर शासन करने वाला यह पहला ब्राह्मण वंश का था। इसको भी याद रखेंगे। देखिए शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। और ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये प्रथम ब्राह्मण राजवंश था जिसने मगध पर शासन किया, और इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। विदिशा जो कि इस समय मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। इसके पहले जो मगध की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र पटना आज का बिहार में है। और इसने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया, जो इस समय एमपी में है, ठीक है। विदिशा को बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो पुष्यमित्र शुंग है इन्हें बौद्ध द्रोही भी कहा गया है। इन्हें बौद्ध द्रोही क्यों कहा गया है? क्योंकि जो स्तूप बनाए गए थे ना मौर्य काल के समय, उन स्तूपों का इसने बहुत सारे स्तूपों को नष्ट करवा दिया। इसीलिए बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही भी कहा गया है। लेकिन अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र शुंग ने जो बौद्ध था, बौद्ध धर्म की महानता को समझा, ठीक है। और इन्होंने बौद्ध स्तूपों का पुनर्निर्माण भी करवाया, मतलब जिसको नष्ट करवा दिया था उसमें से कुछ ऐसे बौद्ध स्तूप थे जिनका पुनर्निर्माण भी करवाया। देख लेते हैं। इसमें से एक ये महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश का भरहुत स्तूप। मध्य प्रदेश का भरहुत स्तूप, इसका पुनर्निर्माण करवाया। अब देखिए पुनर्निर्माण मतलब फिर से निर्माण करवाया, तो इसका मूल निर्माण किसने कराया था? तो कहीं कहीं पे किसी बौद्ध ग्रंथों में या विद्वानों द्वारा पता चला है कि जो मध्य प्रदेश का भरहुत स्तूप है उसका मूल निर्माण अशोक के काल में हुआ था, सम्राट अशोक के काल में हुआ था। और जब इसका मूल निर्माण हुआ था तब यह लकड़ी का बना था, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो भरहुत स्तूप है वह लकड़ी का बना था। लेकिन पुष्यमित्र शुंग इसके शासनकाल में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में इसका फिर से पुनर्निर्माण करवाया गया। मतलब जो भरहुत स्तूप था वो लकड़ी का था और इसने इसे ईंटों का बनवाया, ठीक है।
पहले लकड़ी का बना हुआ था, बाद में इसको पत्थर का करवाया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, इसके समय में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। पतंजलि किसके समय में थे? पुष्यमित्र शुंग के समय, शुंग काल में। ठीक है, इसके समय में बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा और मनु ने मनुस्मृति लिखा। ये तीनों ही जो रचनाएं हुई थी, ये पुष्यमित्र शुंग के काल में हुई थी। ठीक है, आगे 2 यवन मतलब विदेशी, इसके समय में ही 2 यवन आक्रमण हुए, 2 विदेशी आक्रमण हुए। कौन कौन से आक्रमण हुए? जिसमें पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई। ठीक है, 2 यवन या विदेशी आक्रमण हुए और पुष्यमित्र शुंग दोनों आक्रमणों में विजयी हुआ, मतलब दोनों विदेशियों को हरा दिया था। पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था। पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मिनांडर, जिसे मिलिंद भी कहा जाता है, इसने किया। ठीक है, और जो मिनांडर था, मिलिंद था, है तो बहुत सारा पढ़ना, लेकिन हम एकदम मेन पॉइंट कवर किए हैं। जो मिनांडर मिलिंद था मिनांडर था, इसे बौद्धों ने इसे मिलिंद की उपाधि दी। मिलिंद भी कहा गया बौद्ध धर्म में से। और मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुक, इसको याद रखिएगा, ऐसा कौन सा विदेशी शासक था जिसने बौद्ध शिक्षा को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो मिनांडर, या मिलिंद भी कहते हैं इसको। तो जो मिनांडर था, इसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया। मिनांडर, जिसे मिनांडर बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे इसको थोड़ा सा और एक पॉइंट देख लेते हैं इसमें। मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उसे अपना लिया। ठीक है, मिनांडर ये पहला विदेशी या पहला यवन शासक था, ऐसा आक्रमणकारी जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, मिनांडर। और इसने किससे बौद्ध धर्म को अपनाया? बौद्ध भिक्षु नागसेन से। आगे देख लेते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट। पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से भी युद्ध किया, किंतु यह हार गया। ठीक है, कलिंग को जीतने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने, जो कलिंग का राजा था, हमने अभी पढ़ा था ना, उसने सम्राट अशोक, बिंदुसार कलिंग मतलब सब छोटे छोटे राजाओं, छोटे छोटे सामंतों में बट गया था। अभी हमने पढ़ा था कि जो मगध था वो, उसकी अखंडता छिन्न भिन्न हो गई थी। ठीक है, शुंग वंश आते आते तो क्या हुआ, जो कलिंग था उसको जीतने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने फिर से युद्ध किया कलिंग को जीतने के लिए। तो जो कलिंग का उस समय का राजा था, कलिंग का राजा था खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध किया, लेकिन इसमें पुष्यमित्र शुंग की हार हुई। ठीक है, वो हार गया राजा खारवेल से। चलिए आगे देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र उत्तराधिकारी बना। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी बना। कालिदास की पुस्तक मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास की पुस्तक थी ना मालविकाग्नि मित्रम में विदिशा के राजा
अभी हमने आप पीछे पढ़ा था कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। तो पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र। तो अग्निमित्र कहाँ का राजा था? विदिशा का। तो जो मालविकाग्निमित्र मित्रम जो कालिदास ने अपनी पुस्तक की रचना की है मालविकाग्निमित्रम, उसमें जो है विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालवा देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। किसमें? मालविकाग्निमित्रम में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो शुंग वंश था, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति बना और देवभूति की हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने करके कण्व वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति और कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। कब की? 75 ईसा पूर्व में। अब देख लेते हैं कण्व वंश। कण्व वंश इतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसमें संस्थापक और अंतिम शासक बस दो ही देखना है हमको। कण्व वंश, इसके संस्थापक थे वासुदेव, 75 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना किया। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसी के मंत्री सिमुक ने कर सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। तो कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव और कण्व वंश का अंतिम शासक सिमुक सुशर्मा। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव और कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। ठीक है, और सुशर्मा की हत्या किसने की? उसी के मंत्री सुशर्मा की हत्या की थी उसी के मंत्री सिमुक ने। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। आगे देख लेते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। जो सातवाहन वंश था उसके संस्थापक थे सिमुक, और जो सातवाहन वंश था यह प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। लेकिन जो एक थे शक राजाओं के कारण ये महाराष्ट्र छोड़कर आंध्र प्रदेश में हस्तांतरित हो गए, इसलिए इन्हें ही आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। इनकी राजधानी महाराष्ट्र की प्रतिष्ठान थी। सिमुक के बाद इसका छोटा भाई कान्हा सिमुक के बाद इनका छोटा भाई कान्हा राजा बना, लेकिन कान्हा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो कान्हा के बाद कान्हा के पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना। अब ये इम्पोर्टेंट है, जो सातकर्णी प्रथम है यह एक महान राजा था। ठीक है, सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का महान राजा था। अब इसके विषय में हमको पढ़ना है, जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए उन्हीं के विषय में तो पढ़ना रहेगा। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी प्रथम नाना घाट अभिलेख, इसके विषय में इसके महान विजेता और शासक जो बना था उसके विषय में जो मिलता है प्रमाण वो नाना घाट अभिलेख से मिलता है। देख लेते हैं नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख में मिलता है कि ये सातकर्णी प्रथम यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान में देना शुरू किया। ठीक है, मुद्रा के स्थान पर भूमि दान में देना शुरू किया। भूमि दान के प्रथम अभिलेख के प्रमाण नाना घाट अभिलेख से ही मिले हैं। सातकर्णी प्रथम ने ही भूमि दान सबसे पहले देना शुरू किया। मुद्रा के स्थान पर यह क्या करने लगा? भूमि दान देने लगा। ब्राह्मणों को जब यज्ञ करवाते थे ना, यज्ञ करवाने के उपलक्ष्य में उनको दान में देना पड़ता था, तो मुद्रा दिया जाता था इसके पहले, लेकिन इसने क्या किया? भूमि ही दान में देना शुरू कर दिया। उसके बाद आता है हाल। यहाँ पे और थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। अगला शासक हाल हुआ। तो जब ये भूमि दान देना शुरू किया ना, तो उसमें और ज़्यादा सामंत अलग अलग, जैसे अगर मान लीजिए सामंतों को भी इसने भूमि दान देना शुरू कर दिया। जो बड़े बड़े इसके अधिकारी थे उनको भी मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देना शुरू कर दिया। तो देखिए जब मंथली जैसे सैलरी मिलती है ना, तो इनको सैलरी की जगह पे समझ लीजिए भूमि ही मिलने लगी। तो इनके पास इतनी सारी भूमि हो गई कि वो अपना अलग से उसमें कर वसूलने लगे। तो वो अपना अलग से सामंती व्यवस्था शुरू कर दी, अलग से अपना सामंत बना लिए। इससे और छोटे छोटे राजाओं में और छोटे छोटे सामंतों में वो टूटता बिखरता चला गया। ठीक है, इनका समाज। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद इनका सातकर्णी प्रथम के बाद अगला शासक हुआ हाल। हाल यह एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। ये बहुत कम पूछा जाता है रेयर केस में, लेकिन मान लीजिए पूछ लिया गया कि जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि सातवाहन वंश में
सातवाहन वंश में कवि, बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता कौन था? तो हाल। ठीक है, हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की। गाथा सप्तशती नामक काव्य की रचना किसने किया? हाल ने, जो कि सातवाहन वंश से रिलेटिव था। इसकी भाषा प्राकृत है। ठीक है, इसकी भाषा प्राकृत है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, आगे हाल के बाद अगला शासक हुआ गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके समय शक शासक नहपान ने आक्रमण किया, किंतु इसने उसे पराजित कर दिया। नासिक, जो कि जोगलथम्बी से चांदी के लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें एक तरफ नहपान और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम था। तो जो चांदी के सिक्के प्राप्त हुए थे ना, उसी से यह पता चलता है कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था उसके समय शक शासक नहपान ने आक्रमण किया था, किंतु गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित कर दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी, सातवाहन वंश के अंतिम राजा, जिसने शकों को विजित क्षेत्र पर फिर से अधिकार कर लिया। जो शक, यहाँ पे देखिए फिर से इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। गौतमी पुत्र सातकर्णी, यहाँ पर जो शक थे, शक इसको हरा दिए थे गौतमी पुत्र सातकर्णी को। देखिए, शक शासन नहपान ने आक्रमण किया। शक शासन कौन था? नहपान, जिसने इस पर गौतमी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया। लेकिन जो ये शक शासक नहपान था, इसने गौतमी पुत्र सातकर्णी को हरा दिया। ठीक है, कैसे पता चला ये हरा दिया? क्योंकि जो चांदी के 8000 सिक्के पाए गए थे उसमें एक तरफ, जैसे हेड और टेल होता है ना, तो उस चांदी के सिक्के में एक तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी बना हुआ था और एक तरफ शक शासक नहपान के चित्र मिले थे। तो जो शक शासक नहपान था वो तलवार लेकर खड़ा था और जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था वो झुका हुआ था। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर शक शासक नहपान ने गौतमी पुत्र सातकर्णी को हरा दिया था। ठीक है, इनके मतलब हरा के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। लेकिन इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद जब अगला शासक हुआ यज्ञश्री सातकर्णी, तो इसने जो है ये सातवाहन वंश का अंतिम शासक था यज्ञश्री सातकर्णी। तो इसने क्या किया? इसने जो शकों द्वारा विजित क्षेत्र था उसको फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, मतलब फिर से जीत लिया। ठीक है, अपने अधिकार में कर लिया। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हैं, जिससे पता चलता है कि यह व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। कौन? यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, इसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी जो जितने स्टेट हैं ये तीनों समुद्र तटीय क्षेत्र है। गुजरात भी और महाराष्ट्र भी और आंध्र प्रदेश भी, ये तीनों समुद्र तटीय क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के, तो चांदी के सिक्के, ठीक हम ऐसे बोल दे रहे हैं, आप समझ रहे, चांदी के सिक्के, तांबा के सिक्के, घटिया चांदी के सिक्के और सीसा के सिक्के, ये सातवाहन वंश के द्वारा जारी किए गए सिक्के थे। आगे हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल के समय भारत पर विदेशी आक्रमण, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।